दोस्तों नमस्कार। आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के टीजीटी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़रूरी हैं ही, साथ ही नीट, सेट, टेट, जेएनवी, केवीएस, एमएससी एंट्रांस के जैसे हर उस एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी हैं जहाँ पे बायोलॉजी सिलेबस का मेन पार्ट है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है कि फंक्शनल किडनी ऑफ टैडपोल इज प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस, आर्चिनेफ्रॉस। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर से है और जो टैडपोल की फंक्शनल किडनी होती है उसके बारे में बताने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जो किडनीज़ होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो किडनीज़ जो हैं वो बेसिकली 4 टाइप की होती हैं क्योंकि यहाँ पे ये चारों ही टाइप दिए गए हैं। तो प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस, मेटानेफ्रॉस और आर्चिनेफ्रॉस, ये चारों जो है ये किडनी के टाइप्स हैं। अब देखते हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ये किस किस जगह हमें देखने को मिलते हैं, किन किन एनिमल्स में हमें ये देखने को मिलते हैं। जैसे प्रोनेफ्रॉस किडनी है। प्रोनेफ्रॉस किडनी का मतलब होता है यहाँ पर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, किडनी के फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं। देखने में कैसे होते हैं? अगर आपने टिपिकल स्ट्रक्चर देखा हो तो कुछ इस तरह से आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को देखा होगा। ठीक है, तो प्रोनेफ्रॉस क्या होते हैं? ये सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं। मीजोनेफ्रॉस जो हैं वो सेगमेंटली अरेंज्ड नहीं होते हैं। मेटानेफ्रॉस किडनीज जो होती हैं वो भी सेगमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और आर्चिनेफ्रॉस क्या होता है? आर्चिनेफ्रॉस बेसिकली आर्चिनेफ्रॉस जो है ये एंसेस्ट्रल किडनी है। आर्ची का मतलब होता है एंसेस्टर। ठीक है, तो ये एंसेस्ट्रल वर्टिब्रल किडनी है, वर्टिब्रल किडनी होती हैं। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। ये आजकल हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? लार्वा जो होते हैं किसके? हैगफिश के। हैगफिश के लार्वा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैगफिश के लार्वा में किस तरह की किडनी देखने को मिलती है? इट इज़ आर्चिनेफ्रॉस किडनी, और इसी हैगफिश को मिक्सिन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो हम लोग हैं, हायर जो एनिमल्स हैं, उनके जो एम्ब्रियो हैं वहाँ पर भी हमें ये आर्चिनेफ्रॉस किडनी देखने को मिलती है। ये आर्चिनेफ्रॉस किडनी किस तरह से हमें देखने को मिलती है? 2 आर्चिफेरिक ट्यूब्स होती हैं जिनको हम वोल्फियन डक्ट्स भी कहते हैं, और यही वोल्फियन डक्ट्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती है एंसेस्ट्रल वर्टिब्रल किडनी या आर्चिनेफ्रॉस को। ठीक है, ये एक टाइप की किडनी तो यहाँ से आपको क्लियर होनी चाहिए। अब अगेन चलते हैं बाकी टाइप ऑफ किडनीज़ की तरफ जिनको कंपैरेटिवली थोड़ा बताने की मैं कोशिश करूँगी। जो प्रोनेफ्रॉस किडनी होती है अगेन वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। मीजोनेफ्रॉस जो है वो उसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं, और मेटानेफ्रॉस किडनी में भी सेगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी अरेंज्ड नहीं होते हैं। प्रोनेफ्रॉस किडनी का जो ग्लोमेरुलस है वो एक्सटर्नल होता है, बाहर होता है नेफ्रॉन के। लेकिन मीजोनेफ्रॉस और जो मेटानेफ्रॉस किडनी है यहाँ के जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो कैसे होते हैं? इंटरनल होते हैं। क्योंकि प्रोनेफ्रॉस का जो ग्लोमेरुलस है वो एक्सटर्नल होता है, इसको हम हेड किडनी भी बोलते हैं, हेड किडनी। मीजोनेफ्रॉस को मिडल किडनी कहा जाता है, मीडोनेफ्रॉस किडनी को मिडल किडनी भी कहा जाता है, और मेटानेफ्रॉस किडनी को पोस्टीरियर किडनी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोनेफ्रॉस किडनी होती हैं ये कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइडेड नहीं होती हैं। मीजोनेफ्रॉस किडनी जो है वो भी डिवाइडेड नहीं होती हैं, लेकिन मेटानेफ्रॉस किडनी जो है इसमें हमें कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही देखने को मिलते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो अगर हम देखें तो प्रोनेफ्रॉस किडनी में जो डक्ट निकलती है उसको प्रोनेफ्रिक डक्ट कहा जाता है। प्रोनेफ्रिक
डक्ट इसको कहा जाता है। मीजोनेफ्रॉस किडनी से मीजोनेफ्रिक डक्ट या वोल्फियन डक्ट इसको कहा जाता है। और ये डक्ट कहाँ से निकल रही है? किडनी से जो डक्ट निकल रही है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा? वोल्फियन डक्ट कहा जाता है। और मेटानेफ्रॉस किडनी में इसी डक्ट को जो किडनी से बाहर निकल रही है उसको यूरेटर कहा जाता है। इसके अलावा ये जो प्रोनेफ्रॉस और मीजोनेफ्रॉस किडनी है, इसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। लेकिन जो मेटानेफ्रॉस किडनी है वहाँ पर हम देखते हैं कि टिपिकली यहाँ पर जो बाउमन कैप्सूल है उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हैं, इसमें ये पूरा का पूरा जो मेटानेफ्रॉस किडनी है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे हमें ये किडनीज देखने को मिलती हैं। ये किडनीज जो हैं, जैसे प्रोनेफ्रॉस किडनी है, प्रोनेफ्रॉस किडनी हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ये हमें देखने को मिलेगी एडल्ट ऑफ हैगफिश में या मिक्सिन में, HAGFISH, एडल्ट ऑफ हैगफिश में हमें ये प्रोनेफ्रॉस किडनी देखने को मिलती है। और इसके लार्वा में क्या देखने को मिलता है? आर्चीनेफ्रॉस किडनी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा फिशेस और जो एम्फीबियन के जो एम्ब्रियोज हैं, फिशेस और एम्फीबियंस के जो एम्ब्रियो है वहाँ पर भी हमें प्रोनेफ्रॉस किडनी देखने को मिलती है। और टैडपोल इज़ द एम्ब्रियो ऑफ एम्फीबियन फ्रॉग का है, तो यहाँ पर भी हमें कौन सी किडनी देखने को मिलेगी? प्रोनेफ्रॉस किडनी देखने को मिलेगी। कहाँ कहाँ पे होती है? फिशेस और एम्फीबियंस के एम्ब्रियो में और मिक्सिन या हैगफिश के एडल्ट में हमें देखने को मिलती है। मीजोनेफ्रॉस किडनी की बात करें तो ये फिशेस और एम्फीबियंस के एडल्ट में हमें देखने को मिलते हैं। और रेप्टाइल, बर्ड्स और जो मैमल्स हैं वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलती है? मीजोनेफ्रॉस किडनी देखने को मिलती है इनके एम्ब्रियो में। एडल्ट के फिशेस और एम्फीबियंस में और रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के एम्ब्रियोज में हमें मीजोनेफ्रॉस किडनी देखने को मिलती है। आर्चीनेफ्रॉस किडनी भी हमें देखने को मिलती है कहाँ पर? हायर एनिमल्स के एम्ब्रियो में। मेटानेफ्रॉस किडनी जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन एडल्ट्स में ये हमें देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ पे? रेप्टाइल, बर्ड और मैमल के जो एडल्ट्स हैं वहाँ पर हमें मेटानेफ्रॉस किडनी देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द किडनी इज़ नॉट प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज? ठीक है, तो यहाँ पे जो मेटानेफ्रॉस किडनी है वो किसी भी एनिमल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन? ठीक है, स्किन, किडनीज, इंटेस्टाइन एंड लीवर। इस क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं। जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो तो हम जानते हैं कि ये क्या है? किडनीज। ठीक है, किडनीज जो हैं वो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, लेकिन सेकेंडरी या एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्किन से हम स्वेट की फॉर्म में यानी पसीने की फॉर्म में और सीबम की फॉर्म में बहुत सा वेस्ट मटेरियल जो है वो पास आउट करते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड से ये निकलता है। किडनीज का तो पता ही है, यहाँ से यूरिन जो है वो पास आउट होता है, पूरा का पूरा ब्लड जो है वो फिल्टर होता है और जो भी ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है किडनीज से। अगर हम इंटेस्टाइन को देखें तो इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन तो नहीं, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफ़ी हद तक कैल्शियम आयन को, मैग्नीशियम आयन को और आयरन को जो है वो आयरन के जो आयन्स हैं उनका एक्सक्रीशन जो है उसमें हेल्पफुल होती है। ठीक है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और आयरन। लेकिन यहाँ पे लीवर भी दिया हुआ है।
लीवर का काम क्या होता है, ये हीम के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है उसके मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। किस चीज़ की प्रोडक्शन करता है, बिलिरुबिन की प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा यहीं पर जो है वो यूरिया की फॉर्मेशन भी होती है। लीवर में ही यूरिया की फॉर्मेशन होती है। कहाँ से होती है लीवर में यूरिया की फॉर्मेशन? लीवर में यूरिया की फॉर्मेशन होती है अमोनिया से, या अमोनियम आयंस जो हैं वो कन्वर्ट होते हैं यूरिया में। इसी को अगर बोला जाए तो इसी को ऑर्निथाइन साइकिल कहा जाता है। इसी को क्रेब हांसलेट साइकिल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा लीवर में कौन सा साइकिल होता है, ऑर्निथिन साइकिल होता है। क्या बनता है इसमें, अमोनिया से यूरिया की फॉर्मेशन होती है। और क्या इसको कहते हैं, क्रेब हांसलेट साइकिल इसको कहा जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से अमाइनो एसिड इसमें यूज़ होते हैं इस यूरिया की फॉर्मेशन में? इसमें आर्जिनिन का आर, आर्जिनिन, ठीक है, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन। आर्जिनिन और ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है, आर्जिनिन, ऑर्निथिन और सिट्रुलिन जो है, ये 3 अमाइनो एसिड इसमें यूज़ होते हैं किसमें, ऑर्निथिन साइकिल में, यूरिया की फॉर्मेशन में। और एंजाइम कौन सा चाहिए होता है इसको एंजाइम चाहिए होता है आर्जिनेज। आर्जिनेज इज द एसेंशियल एंजाइम फॉर ऑर्निथिन साइकिल विच इज़ प्रेजेंट इन लीवर। 4-5 क्वेश्चन लीवर से यहीं पे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा क्या क्या है एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे पास, जैसे स्लाइवा है। स्लाइवा में भी हैवी मेटल्स जो हैं या कुछ एक ड्रग्स जो हैं वो लिबरेट आउट होती हैं। गिल्स जो हैं फिशेस में, वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट जो है, एक्सेसिव जब सॉल्ट हो जाएगा तो उसकी एक्सक्रीशन भी गिल्स के थ्रू होती है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स जो हैं किडनी को छोड़ के ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में आते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है विच वन इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। स्किन है, किडनी है, लीवर है, लेकिन इंटेस्टाइन में यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सी इंटेस्टाइन की बात हो रही है, लार्ज इंटेस्टाइन की या स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पर हम इस इंटेस्टाइन को मानकर चलते हैं कि दिस इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिक एसिड गेट्स डिपॉजिटेड इन स्मॉल जॉइंट्स टू प्रोड्यूस। अच्छा, बॉडी में जब यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है हमारी ब्लड में, तो उसको क्या कहते हैं, यूरेमिया। यूरिक एसिड जब इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यूरिया से यूरिक एसिड बन रहा है, ठीक है, तो वो जब इकट्ठा हो रहा है तो यूरेमिया बन गया। अब जो यूरिक एसिड की डिपोजिशन है, यूरिक एसिड की डिपोजिशन कहाँ पे, जॉइंट्स में। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को कहा जाता है गाउट। ठीक है, गठिया जिसको कहते हैं, गाउट। तो गाउट में क्या होता है, पेनफुल मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, मेनली जो हमारे पैर का बड़ा अंगूठा है, इसके जॉइंट से ये होना शुरू करती है। ठीक है, यहाँ से ये होना शुरू होता है, गाउट का जो प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद ये इतनी पेनफुल हो जाती है और ये आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड की एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो जाती है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन। ठीक है, बोन की डिजनरेशन, जो भी यहाँ पे बोन्स जो हैं या जो जॉइंट्स है वो जब डिजनरेट हो जाते हैं, बेसिकली ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जब बूढ़े होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ओवर द टाइम क्या होता है, जो जॉइंट्स है वहाँ के जो टिश्यू हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन, स्टिफनेस या टेंडरनेस कह सकते हैं, या नॉन फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बॉडीज़ में देखा जाएगा। तभी आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं वो घुटनों में दर्द की बात करते हैं, टांगों में दर्द की बात करते हैं, बदन दर्द की बात करते हैं। वे बैठ जाएं तो उनसे उठा नहीं जाता, और उठ जाएं तो उनसे फिर बैठने में दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एक टर्म यहाँ पर और दी है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ठीक है, ये क्या है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। और ये कहाँ से शुरू होती है, जो जॉइंट्स हैं उनकी लाइनिंग जो भी है स्किन की,
जॉइंट्स की जो लाइनिंग है जिसमें कार्टिलेज पहले आता है, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ये रूमेटाइड अर्थराइटिस जो है ये सिर्फ जॉइंट्स तक ही सीमित नहीं रहता है, ये स्किन्स में, आइज़ में, ब्लड वेसल्स में भी हो सकता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसका मतलब ये है कि हमारी ही बॉडी के जो सेल्स हैं वो हमारी ही बॉडी के सेल्स को अटैक करना शुरू करते हैं, तो इसीलिए ये कैसी है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और जो डिजीज़ हैं रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम उनको देखते हैं। जैसे पाइलोनेफ्राइटिस है, पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, ये रीनल पेल्विस और कैलाइसिस का जो इन्फ्लेमेशन है उसका है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ये अगर हमारी किडनी है तो यहाँ पर जो रीनल कैलाइसिस हैं, ठीक है, या रीनल जो पेल्विस है ये वाला एरिया, ये अगर किडनी है तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। इसके अलावा होता है ग्लोमेरुलोफ्राइटिस, ठीक है, ये पाइलोनेफ्राइटिस है। दूसरा ग्लोमेरुलोफ्राइटिस क्या होता है, ग्लोमेरुलाई जो हम पहले स्ट्रक्चर बता रही थी, इस ग्लोमेरुलाइस में या जो ग्लोमेरुलस है इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन्स और आरबीसीज जो हैं वो भी पास आउट हो जाती हैं, तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आता है। सिस्टाइटिस क्या है, एक डिजीज़ है सिस्टाइटिस, ये भी इन्फ्लेमेशन है, लेकिन ये किसकी इन्फ्लेमेशन है, यूरिनरी ब्लैडर की जो इन्फ्लेमेशन है उसको सिस्टाइटिस कहा जाता है। किडनी में स्टोन होते हैं जिनको रीनल कैल्कुलाई कहा जाता है, बहुत सारे स्टोन होंगे तो कैल्कुलाई, सिंगल होगा तो कैल्कुलस। किडनी का जो फेलियर हो जाता है, ठीक है, वो किस वजह से होता है, किडनी जो है एक्सक्रीशन का काम को नहीं कर पाती है, इनेबल हो जाती है, और जो किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी का फंक्शन होता है उसको नहीं कर पाती है, तो किडनी फेलियर होता है जिसमें आगे चलकर डायलिसिस जो है वो करवाना पड़ता है। तो ये कुछ एक कॉमन डिजीज़ हैं। आई होप कि आप नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर अपने साथ बैठे हुए हैं और इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा डिटेल में मैं कुछ बता रही हूँ आप वो सारी पॉइंट्स को जो हैं वो नोट कर रही हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट में से क्वेश्चन बनना बहुत बहुत मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, कुछ भी वहाँ से आ सकता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन द फॉलोइंग, ठीक है। कुछ एक सेल्स के नाम यहाँ पे दिए हैं, जैसे नीडोसाइट, सोलिनोसाइट, पिनाकोसाइट एंड कोएनोसाइट। इनमें से बताना है कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है। तो नीडोसाइट अगर याद हो कहीं पे पढ़ा है तो निडारिया जो फाइलम है वहाँ पर हमने पढ़ा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो उनका जो काम होता है क्या है, बेसिकली स्टिंग सेल्स होते हैं, एक स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये डिफेंस और प्रिडेशन में काम करता है। सोलिनोसाइट जो है ये ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फियोक्सिस में प्रेजेंट होता है और इनका फंक्शन जो है वो होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन। तीसरा है पिनाकोसाइट जो है वो पोरिफेरा में प्रेजेंट होते हैं, यानी स्पॉन्जेस में हमें ये प्रेजेंट मिलते हैं, और इनका काम क्या होता है, बॉडी वॉल की फॉर्मेशन करना, ठीक है, बॉडी को फॉर्म करना, पिनाकोसाइट, ठीक है। इनकरेंट कैनाल, एक्सकरेंट कैनाल जो है हम इनमें पढ़ते हैं पोरिफेरा में, और उन्हीं कैनाल को ये क्या करते हैं, लाइन करते हैं। कोएनोसाइट जो है ये स्टोरेज ऑर्गन है, किसके, इन्हीं स्पॉन्जेस के स्टोरेज ऑर्गन है, जिसमें ऑक्सीजन और कुछ एक जो स्टोरेज का फूड है वो क्या होता है, स्टोर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो है सोलिनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ए किडनी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बाउमिन कैप्सूल, नंबर की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, द नंबर ऑफ
nephrons in a kidney is equal to number of Bowman capsule. Sum of Bowman capsule and glomeruli double the number of Bowman capsule and sum of Bowman capsule and Malpighian corpuscles. इस क्वेश्चन को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि Bowman capsule और glomeruli क्या होते हैं, ठीक है, या Malpighian corpuscle यहाँ पर दिया है, Malpighian body जो है ये क्या होती है। जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के शुरू में एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है इस तरह से। उसके बाद ये पीसीटी में या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को जो है ये हम बोलते हैं बॉमन कैप्सूल, ठीक है, ये है बॉमन कैप्सूल। इस बॉमन कैप्सूल में विच इज़ अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इस बॉमन कैप्सूल में कुछ इस तरह से गुच्छे बने होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से गुच्छे बने होते हैं। ये एक एफरेंट आर्टरी है और इफरेंट आर्टरी है। एफरेंट मतलब जो ब्लड को लेकर आ रही है। आर्टरी का मतलब क्या होता है? आर्टरी का मतलब होता है जो हार्ट से बाकी ऑर्गन्स को ब्लड लेकर जा रही है। तो यहाँ पर भी ये जो आर्टरी है ये हार्ट से पंप होकर ब्लड को कहाँ लेकर आई है? किडनी के पास लेकर आई है। एफरेंट आने वाली, इफरेंट जाने वाली, ठीक है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी आर्ट्रियोल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है। एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर फॉर्म होता है और ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है यहाँ पे, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस इसे कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों जो मिलकर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहा है कंटेनिंग बाउमन कैप्सूल एंड वन ग्लोमेरुलस, इसको हम कहते हैं मैल्फिगियन कॉर्पसल। मैल्फिगियन कॉर्पसल, मैल्फिगियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल, ठीक है। ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन कैप्सूल जो है ये मिलकर बनाते हैं मैल्फिगियन कॉर्पसल्स, मैल्फिगियन बॉडी, रीनल कॉर्पसल्स, ठीक है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ए किडनी इज इक्वल टू, ये एक नेफ्रॉन है तो ये किसके बराबर होगा? द नंबर ऑफ बॉमन कैप्सूल, क्योंकि सम ऑफ बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलाई तो नहीं हुआ क्योंकि ये क्या है? एक पार्ट है। डबल द नंबर ऑफ बॉमन कैप्सूल ऐसा भी नहीं होगा। सम ऑफ बॉमन कैप्सूल एंड मैल्फिगियन कॉर्पसल ऐसा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? द नंबर ऑफ बॉमन कैप्सूल जो है वो होगा इसमें करेक्ट आंसर, कि जितने नंबर ऑफ बॉमन कैप्सूल्स होंगे उतने ही नंबर के होंगे नेफ्रॉन्स के होंगे। तो यहाँ पर कुछ और डिटेल हम पढ़ते हैं। ये जो बॉमन कैप्सूल है इसका जो इनर सेल्स हैं, ठीक है, इनर जो सेल्स हैं ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं और इस लेयर को हम बोलते हैं पोडोसाइट लेयर। पोडोसाइट लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है बॉमन कैप्सूल में। इसको मैं इस तरह से यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। ये हमारा बॉमन कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ पर पोडोसाइट की लेयर होगी और वो क्या होते हैं? मॉडिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। और जो हमने यहाँ से एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज बनाई थी, इनके पास क्या है? कुछ एंडोथेलियल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं, इन ग्लोमेरुलाई के पास एंडोथेलियल पोर्स होते हैं जिनको हम फेनेस्ट्रा भी कहते हैं, फेनेस्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो फेनेस्ट्रा है प्लस जो पोडोसाइट की लेयर है और इनके बीच में जो खाली स्पेस है, इनके बीच में जो खाली स्पेस है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये तीनों जो मिलकर बनाती हैं ये बनाती हैं फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किस किस चीज़ की बनी होती है? तो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है वो फेनेस्ट्रा ऑफ ग्लोमेरुलाई,
बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन, ठीक है, और ये जो पोडोसाइट लेयर है किसकी, बॉमन कैप्सूल की, इनसे मिलकर बना होता है। और इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में ही जो है वो ब्लड क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ कुछ डिटेल्स ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is not correct with respect to human kidney? The peripheral region is called cortex and central medulla. Malpighian capsule are present in the cortex region. Blood enters glomerulus through efferent arterioles. The concave part of the kidney is called hilus. तो ये क्वेश्चन अगर आपने पिछला क्वेश्चन ढंग से सुना हो तो ये क्वेश्चन का आंसर तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक है, थर्ड जो है इसमें ये करेक्ट नहीं है। ये एफरेंट से अंदर नहीं आता है ब्लड, ठीक है, ग्लोमेरुलस में एफरेंट से अंदर आता है और एफरेंट से बाहर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये एंटर नहीं करता है, यहाँ से लीव करता है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन दिए हैं वो ठीक हैं। द पेरिफेरल रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड सेंट्रल इज कॉल्ड मेडुला। ठीक है, अगर ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चर है, जो कि एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाऊंगी, इसमें इस तरह से यहाँ पे रीनल मेडुला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके बीच में एक बार मोटा मोटा बताती हूँ। ठीक है, ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये रीनल कॉर्टेक्स है, ये रीनल मेडुला है। ठीक है, पेपिला भी यहीं पे प्रेजेंट होगा, नीचे मेडुला के नीचे जो है यहाँ पे पेपिला प्रेजेंट होगा। इनको हम रीनल पिरामिड भी कहते हैं, जो मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे जो खाली स्पेस है इन रीनल पिरामिड्स के बीच में, यहाँ पे ये होती हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ठीक है, इसके अलावा ये जो रीनल पिरामिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ आगे चलकर अटैच्ड होते हैं। ठीक जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं वैसे ही ब्रांच्ड एक स्ट्रक्चर होता है। ये अगर पेड़ का ट्रंक है तो ये लास्ट की ब्रांचेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, रीनल पेल्विस, पहले कैलिक्स प्रेजेंट होगा, फिर रीनल पेल्विस प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको हिलम कहा जाता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर बाहर निकल के ये क्या बनती है, एक यूरेटर बनती है। तो जो भी यहाँ पे आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, द पेरिफेरल रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स और एंड सेंट्रल मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स है और ये वाला मेडुला है। ठीक है, मेल्फिगिन कैप्सूल्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। इस कॉर्टेक्स रीजन में मेल्फिगिन कैप्सूल जो हैं या मेल्फिगिन बॉडी जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, ये भी ठीक है। ब्लड एंटर्स ग्लोमेरुलस थ्रू एफरेंट एट्रियोल, ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और द कनकेव पार्ट ऑफ द किडनी, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहा जाता है, हिलस कहा जाता है, ये भी ठीक यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following components of blood does not enter into the nephron? तो ये भी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है, अभी मैंने कहा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाते हैं कौन, फेनेस्ट्रा ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पोडोसाइट ऑफ द योर बॉमन कैप्सूल। ठीक है, उसने फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाई, वहाँ से ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी है, यहाँ से ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी है, ब्लड लेकर आ रही है एफरेंट आर्टरी और यहाँ पे ब्लड की फिल्ट्रेशन होनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या होने वाला है कि एक प्रेशर है जो यहाँ से लग रहा है और उस प्रेशर में फिल्ट्रेशन यहाँ पर होनी है। तो किस किस चीज़ की फिल्ट्रेशन होगी, देखो, यूरिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, फिल्टर हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, यानी इधर जो नेफ्रॉन है उसमें एंटर कर जाएगा, ग्लूकोज भी एंटर कर जाएगा, लेकिन प्लाज्मा के जो प्रोटीन्स हैं ये एंटर नहीं करती हैं। ठीक है, ये फिल्टर से पास आउट नहीं होती हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो फॉर्मूला है वो है प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स,
प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स। किसकी प्रोटीन? प्लाज्मा की ही प्रोटीन। बाकी सब जो है वो ग्लोमेरुलर के फिल्ट्रेट में चला जाता है, चाहे वो सॉल्ट है, वाटर है, विटामिन है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, यूरिया, सिट्रिनिन, बाइकार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, हाइड्रोजन आयंस, हिप्पूरिक एसिड, जो भी वेस्ट मटेरियल है एक्सेप्ट प्रोटीन्स, वेस्ट और जो नॉन वेस्ट मटेरियल है वो सब क्या हो जाता है? फिल्ट्रेट आउट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 99% जो फिल्ट्रेशन यहाँ पर हुई है, ठीक है, इस बाउमेन कैप्सूल में 99% जो फिल्ट्रेशन यहाँ पर हुई है, 99% ऑफ द फिल्ट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है? वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, वापस रीएब्जॉर्ब हो जाती है। कहा यह जाता है कि 1 मिनट में 125 ml जो ब्लड है, 125 ml जो फिल्टर है वो यहाँ पे ब्लड जो है वो फिल्टर होता है। ठीक है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेट 180 लीटर्स पर डे। लेकिन जो यूरिन फॉर्म होता है वो सिर्फ 1% होता है। इट मीन्स पूरे दिन में 1.8 लीटर जो है इसके आसपास यूरिन की जो है फॉर्मेशन होती है। 99% जो ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेट है इसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर है। पिछले कल का क्वेश्चन था मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज कॉज्ड बाय, ये लास्ट प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था इट इज़ द सडन इंटरप्शन ऑन ब्लड फ्लो टुवर्ड्स अ पोर्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजन कैरी होनी थी वो कैरी नहीं हो पाती है, उसको ही हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज क्या होता है? इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। ठीक है, आर्टरीज के अंदर कुछ डिपोजिशन हो जाना एथेरोस्क्लेरोसिस है, और वही जो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन है वो हार्डनिंग करती है। लंपी थिकनेस जो है वो इसी की वजह से होती है। अब ये जो क्लॉट्स होते हैं ये भी कोलेस्टेरॉल की वजह से आते हैं। बेसिकली ये जो सीक्वेंस है ये इसी सीक्वेंस में चलता है। आर्टरीज की हार्डनिंग हो रही है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो रही है। ठीक है, क्लॉट बन रहा है ल्यूमेन ऑफ कोरोनरी आर्टरी में, तो इसको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ठीक है, ये जो लंपी थिकनेस है जिसकी वजह से हार्डनिंग हुई है आर्टरीज में, ये जो है इसको प्लाक कहा जाता है, PLAQUE। ठीक है, प्लाक कहा जाता है। फिर उसके बाद थ्रोम्बोसिस होता है और उसके बाद क्या होती है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक की नौबत आती है। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो सडन इंटरप्शन होता है ब्लड फ्लो का टुवर्ड द पोर्शन ऑफ हार्ट। और ब्लड फ्लो का काम क्या होता है? मेनली ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना, पूर्ति करना। और देख लेते हैं लास्ट में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, Which one of the following is accessory excretory organ of men? तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप इनको देखिए और इनका आंसर तो आप जानते ही हैं कि कल इसी चैनल पे या नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे आपको मिलेगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़रूर इन वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ या जो भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है उनके साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी आपको नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें और आप झट से इन वीडियोस को देख पाएँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सभी कीजिए पढ़ाई और नमस्कार।